यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया था पिछले लेक्चर में, और ये तीनों क्वेश्चन अभी संयोग से बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं आपको कि ये कैसे बनेगा, या फिर हो सकता है आप बना भी लिए हो। 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तीसरा भी आसान है, बस थोड़ा समझने वाला बात। देखिए इस क्वेश्चन को, लिखा हुआ है 31.4 ग्राम जलीय विलयन में 2 ग्राम यूरिया उपस्थित है। यानी विलयन का कुल भार दिया हुआ है 31.4 ग्राम, और यूरिया का भार दिया हुआ है 2 ग्राम। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, विलयन का भार दे दिया, विलय का भार दे दिया, विलयन जलीय है तो 31.4 ग्राम विलयन का भार है, 2 ग्राम विलय का भार है। तो क्या विलायक यानी जल का भार नहीं निकाल लेंगे आप? इतना में से इतना को घटा दीजिए तो जल का भार निकल जाएगा। तो यूरिया का प्रॉपर वेट आपको पता चल गया, जल का प्रॉपर वेट पता चल गया, दोनों ग्राम में पता चला है। अब दोनों के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए तो दोनों का मोल पता चल जाएगा। टोटल मोल जोड़ लीजिए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर, और टोटल मोल को नीचे रख दीजिए तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, बस यहां पर जलीय विलयन चीनी का है, वहां पर यूरिया का था। चीनी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होगा, C12H22O11 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 60 आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 आएगा। ये सब चीज अपना ध्यान में रख के बनाइए। एक ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। 11th का कंसेप्ट यदि क्लियर है तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि एक विलयन में जल तथा ग्लूकोज के अणुओं की संख्या समान है। मतलब इस क्वेश्चन में ना इस क्वेश्चन में जो विलयन दिया गया है उसमें 2 चीज से विलयन बना है, एक है जल और दूसरा है ग्लूकोज। अब इस दोनों के अणुओं की संख्या समान है। बाबू, अणुओं की संख्या समान होगी तो मोल की संख्या समान होगी, और मोल की संख्या समान होगी तो मान लीजिए एक 2 मोल है तो दूसरा भी 2 ही मोल होगा। अणुओं की संख्या समान होने से मोल की संख्या समान होती है, 11th में बताया गया है मोल कंसेप्ट में, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि 2 चीजों के अणुओं की यदि संख्या समान होगी तो उसके मोल की संख्या भी समान होगी, तो उसका मोल प्रभाज भी समान होगा, और ऐसी स्थिति में इसका आंसर 0.5 आ जाएगा। मतलब दोनों का मोल प्रभाज 0.5 आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे यदि आप इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, रेगुलर क्लास में तो ये सब बहुत डिटेल में बताया जाता है, आप इसको यहां देख लीजिए कैसे बनाइएगा। मान लेना कि जल के अणुओं की संख्या n है, तो ग्लूकोज के अणुओं की संख्या भी कितनी होगी? n। मोल में बदलेंगे तो n बटा एवोगाड्रो नंबर, ये भी हो जाएगा n बटा एवोगाड्रो नंबर। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2n बाय एवोगाड्रो नंबर। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, दोनों हाफ हाफ आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। तो हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोल प्रभाज और मोललता में क्या संबंध होता है? मोल प्रभाज तथा मोललता में संबंध। देखिए आप इसको, मान लीजिए किसी विलयन की मोललता
स्मॉल एम है। मोललता को तो ऐसे भी हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं। बाबू यदि किसी विलयन की मोललता एम है तो इससे हम एक बात कह सकते हैं कि यदि मोललता एम है तो 1 kg विलायक में एम मोल विलय, यही ना कह सकते हैं। ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मोललता बराबर होता है विलय के मोल की संख्या बटे विलय का भार केजी में। विलय के मोल की संख्या एम बट्टा 1 करेंगे तो अपने आप स्मॉल एम आ जाएगा, तो विलयन की मोललता एम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि विलय का मोल हो गया कितना, विलय का मोल हो जाएगा स्मॉल एम और विलायक का भार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 kg। 1 kg को यदि ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम, और ग्राम को यदि मोल में बदलोगे तो 1000 बटा मोलिकुलर वेट। किसका मोलिकुलर वेट? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, इतना मोल। इसको घेर दीजिएगा इस तरह से। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? टोटल मोल में क्या क्या आता है? विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। तो टोटल मोल में ये स्मॉल एम हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000 बटा एम। हम ना इसको एम से सूचित कर देते हैं, कैपिटल एम से। तो टोटल मोल इतना हो गया। तो विलय का मोल प्रभाज निकालना होगा तो विलय के मोल को ऊपर, टोटल मोल को नीचे, और विलायक का मोल प्रभाज निकालना होगा तो विलायक का मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा विलय का मोल प्रभाज है तो विलय का मोल ऊपर, विलय का मोल है स्मॉल एम, टोटल मोल नीचे, तो ये हो जाएगा एम प्लस 1000 बटा एम। और यदि हम विलायक का मोल प्रभाज निकालें तो विलायक का मोल कितना है? 1000 बटा एम बटा टोटल एम प्लस 1000 बटा एम। ध्यान रहे यहां जो कैपिटल एम है वह है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मॉलिक्यूलर वेट। देखिए आपके क्वेश्चन में प्रायः विलायक के रूप में जल रहता है, तो फॉर वाटर सॉल्वेंट, फॉर वाटर सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट वाटर H2O को कहते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। तो सॉल्वेंट के जगह यदि वाटर लेंगे तो कैपिटल एम का मान 18 हो जाएगा। तब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय कहें या सॉल्यूट कहें एक ही बात है, ये हो जाएगा स्मॉल एम बाय स्मॉल एम प्लस 1000 बटा 18। जब आप इसको निकालोगे ना तो ये आ जाएगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर एम बाय एम प्लस 55.5। बट दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर वाटर सॉल्वेंट, सिर्फ वाटर के लिए ही ये वैलिड। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55.5 बट्टा एम प्लस 55.5। These both formula are only valid for water solvent. Only valid for water solvent. सिर्फ विलायक पानी रहे तभी ये दोनों फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इस दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस सब फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी आगे जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो, इसीलिए सबको ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए। अब आगे
हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट नंबर है उसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। नंबर 5, पार्ट्स प्रति मिलियन। शॉर्टकट में बाबू इसको हम लोग पीपीएम कहते हैं। पीपीएम एक बेहद ही छोटा कंसंट्रेशन का यूनिट। पीपीएम बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है विलय के मात्रा का। मतलब इसमें वैसे सॉल्यूशन का चर्चा होता है जिसमें विलायक बहुत अधिक पैमाने पर होता है जबकि विलय नाम मात्र का होता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। 1 मिलियन ग्राम, 1 मिलियन ग्राम में होता है 10⁻6 ग्राम, यानी 10 लाख ग्राम। विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम भार को पीपीएम इकाई कहते हैं या पीपीएम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यदि कहीं लिखा हुआ है 7 ppm फ्लोरीन, तो इसका क्या मतलब है? 7 ppm फ्लोरीन से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट मीन्स टेन टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन 7 ग्राम फ्लोरीन रखता है। यही इसका मतलब। तो सोचिए 10 लाख ग्राम विलियन में मात्र 7 ग्राम फ्लोरीन है, तो 10 लाख ग्राम को यदि आप केजी में बदलोगे ना तो 1000 केजी आएगा। अब 1000 केजी विलियन में 7 ग्राम यदि फ्लोरीन मिला हुआ ही है तो क्या बहुत बड़ा अमाउंट है? अमाउंट बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है। छोटे से अमाउंट की ही जरूरत पड़ती है। आप कॉलगेट वगैरह में देखोगे पीपीएम यूनिट का यूज किया जाता है, उसमें फ्लोरीन मिलाया जाता है बहुत कम मात्रा में। दांत के विषाणु वगैरह को मारने के लिए, जीवाणु जो भी है उसको मारने के लिए इसको यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में डालने पर आदमी ही मरने लगेगा, क्योंकि फ्लोरीन एक पॉइजनस गैस होता है। तो बहुत कम मात्रा में दिया जाता है ताकि कीड़ा मकोड़ा मरे, आदमी नहीं मरे, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये जो पीपीएम यूनिट है ना, पीपीएम यूनिट हम तब यूज करते हैं जब विलय की मात्रा काफी कम हो, बहुत ज्यादा कम हो और विलय बहुत ज्यादा अधिक हो। तो यही है पीपीएम यूनिट। अच्छा, पीपीएम यूनिट में एक चीज ध्यान दीजिए, ये 10 लाख ग्राम है सॉल्यूशन और 7 ग्राम है फ्लोरीन। तो यदि हम विलियन के भार में से विलय के भार को यदि घटा दें तो 7 ग्राम, यदि 10 लाख ग्राम में 7 ग्राम घटा भी देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है? इन दिस केस weight of solution is approx equal to weight of solvent। मतलब इस केस में ना विलियन और विलायक इस दोनों का भार लगभग बराबर हो जाता है। देखिए, हम एग्जैक्ट बराबर की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग बराबर की बात कर रहे हैं। लगभग बराबर का अप्रॉक्स इक्वल का ये साइन है, तो ये होता है। तो ये था आपका 5वां यूनिट, पार्ट्स पर मिलियन, और ये सारा केमिकल यूनिट समाप्त हो गया। अब हम लोग कुछ विशेष बात पढ़ें जो बोर्ड के लिए भी बहुत जरूरी है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। देखिए वो बात क्या है, नोट करके आपको लिखना है। तो देखिए, मोलरिटी कैपिटल एम बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? x गुना 1000 बटे v गुना m, ये पढ़े थे।
नॉर्मलिटी बराबर क्या पढ़े थे, x गुना 1000 बट्टे v गुना इक्विवेलेंट वेट, यहां पर E दिए थे, ये मॉलिक्यूलर वेट है। मोललिटी बराबर क्या पढ़े, A गुना 1000 बटे B गुना M मॉलिक्यूलर वेट। अब बस आप इसी 3 फॉर्मूला से बात को समझिए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। M विलियन की मोलरता है, X विलय का भार है ग्राम में, 1000 तो एक कांस्टेंट टर्म है, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट टर्म है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यानी इस पूरे टर्म में वॉल्यूम का चर्चा हुआ है। N नॉर्मलिटी है, X विलय का भार है, E इक्विवेलेंट वेट है, V वॉल्यूम है। आप यहां देखो A और B, A जो है विलय का भार है और B जो है वह विलायक का भार है, यह भी मॉलिक्यूलर वेट भार है, मोललिटी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम का यूज हुआ है, इसमें वॉल्यूम का यूज हुआ है, लेकिन ये जो यूनिट है ना, इसमें वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है। विलियन के आयतन से इस मात्रक को कोई लेना देना नहीं है। अब आप जानते होंगे कि किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं तो टेम्परेचर देने के बाद किसी भी विलियन को आप गर्म करेंगे ना, तो उस गर्म होकर विलियन का जो आयतन होता है ना, वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, विलियन का आयतन बढ़ जाता है। लेकिन गर्म करने से मास पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास पर कोई इसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने का मतलब, यदि 1000 ग्राम विलियन था तो गर्म करने के बाद भी 1000 ग्राम विलियन होगा। लेकिन वॉल्यूम पर फर्क पड़ता है। इसका यह मतलब कि यदि वह 1000 सीसी विलियन होगा तो हो सकता है गर्म करने के बाद उसका आयतन थोड़ा बढ़ गया हो और वह अब 1010 सीसी आयतन हो गया हो। यानी गर्म करने से आयतन पर फर्क पड़ता है। और बाबू, यदि आयतन पर फर्क पड़ेगा तो गर्म करने से पहले जो वॉल्यूम होगा और गर्म करने के बाद जो वॉल्यूम होगा वह अलग अलग होगा, और हल्का भी अलग अलग होगा। तो निश्चित है कि मोलरता का जो मान भी, एक ही विलियन के मोलरता का मान अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर वॉल्यूम अलग अलग होता है। लेकिन इसको गर्म करने के बाद और गर्म करने से पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब भार का जो टर्म है, जो भी पद है इसमें, वो सब वेट का है, और गर्म करने से वेट पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मोललता जो है वह गर्म करने से पहले जो होगा वही गर्म करने के बाद भी होगा, लेकिन मोलरता और नॉर्मलता जो है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो यहां से आपको एक बात सीखने के लिए मिला कि मोललता एक ऐसा सांद्रण इकाई है, मोललता एक ऐसा सांद्रण इकाई है जो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन मोलरता है, नॉर्मलता है, ये सब ऐसा टर्म है जो ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसमें आयतन युक्त हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। कभी भी किसी भी सांद्रण इकाई से रिलेटेड यदि आपसे कुछ क्वेश्चन करे ना, कि जैसे क्वेश्चन इसमें करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर करती है, या फिर कौन सी सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, जिसमें आयतन का चर्चा होगा वह सब ताप पर निर्भर करेगा, और जिसमें आयतन का चर्चा नहीं है, सिर्फ भार है, चाहे वह विलय हो या विलायक हो, विलियन हो, तो वैसी स्थिति में उसका वो जो है सो ताप पर डिपेंड नहीं करेगा, जो बात हम अभी आपको समझा भी चुके हैं। तो यहां से आप नीचे एरो देके जरूर लिख लेना इस बात को। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मोलरता तथा नॉर्मलता का मान ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। आप ना एरो देके इस बात को लिख लीजिए, हम लिखा दे रहे हैं। लिखिए तो, मोलरता तथा नॉर्मलता, ये मोलरता तथा नॉर्मलता का मान ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललता का मान, ताप पर निर्भर
नहीं करता है। तो अभी आप देखिए कि ताप पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब जरा ये देखें कि ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, बढ़ने से बढ़ता है या घटने से घटता है, इस बात को समझें। देखिए, ताप यदि बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता घट जाएगा क्योंकि वॉल्यूम नीचे है। तो यहां से हम लोग दूसरा बात लिख सकते हैं कि ताप के बढ़ाने से, लिख लीजिए, ताप के बढ़ाने से मोलरता तथा नॉर्मलता का मान, ताप के बढ़ाने से मोलरता तथा नॉर्मलता का मान घट जाता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ, ये बेसिक। अच्छा, इसमें एक और बात आप लिख लीजिए, ये भी नोट का ही पॉइंट है, ये भी आपको बहुत जरूरी है। आगे ये सब बात केमिस्ट्री की भाषा बन जाती है, और भाषा को नहीं सीखेंगे तो केमिस्ट्री कैसे सीखेंगे। देखिए, अब इसमें कौन सी बात है, हम यहां पर लिखते हैं नॉर्मलिटी, जिसको तुम कैपिटल N कहते हो, और यहां लिखते हैं नेम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में इसको नॉर्मलता कहेंगे और इधर कहेंगे विलियन का नाम। कहीं पर यदि लिखा हुआ रहे नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन बाबू उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिस विलियन की नॉर्मलता 1 होती है, यानी उस विलियन की नॉर्मलता 1 होगी। इसी में आपको कहीं मिलेगा लिखा हुआ सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ये एक ऐसा विलियन होता है जिसकी नॉर्मलता हाफ होती है। अच्छा, इसी को हम चाहें तो और करके लिख सकते हैं n बराबर 1, इसी को हम चाहें और करके लिख सकते हैं n बराबर हाफ। इसी में आपको मिलेगा लिखा हुआ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी नॉर्मलता 1/10 होता है। इसी में आपको मिल सकता है सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। ये एक ऐसा विलियन होता है जिसका मोलर नॉर्मलता 1/100 होता है। तो इसको दो तरह से हम लोग लिखते हैं, और इसी में आपको मिलेगा एक मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन n/1000। अभी के बाद ये सब बात आप याद रखिएगा। नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब ऐसा विलियन जिसका नॉर्मलता 1, सेमी नॉर्मल जिसका नॉर्मलता 1/2, डेसी नॉर्मल 1/10, सेंटी नॉर्मल नॉर्मलता 1/100, और मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल में नॉर्मलता 1/1000 होता है। तो ये मोलरिटी से रिलेटेड बात था। अब इसका आप अगला टेबल उतारिए, और इसी तरह का बात वहां भी होगा। वहां पर सिर्फ ये जो नॉर्मलिटी है ना, ये मोलरिटी हो जाएगा। देखिए क्या 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 हम बदल रहे हैं। मोलरिटी यानी कैपिटल M, नेम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है वो। अब यहां पर नॉर्मल है, वहां पर होगा मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन का मतलब ऐसा विलियन जिसका मोलरता 1 होगा। फिर होगा सेमी मोलर, सेमी मोलर जिसका मोलरता 1/2 होगा। फिर होगा डेसी मोलर, नॉर्मल मोलरता जो होगा वह 1/10 होगा, वहां 1/2 होगा। ये फिर होगा सेंटी मोलर, मोलरता 1/10 1/100 होगा। और फिर होगा मिली मोलर, तो ये 1/1000 होगा। इस सब बात को आपको याद रखना है।
तो ये दो टेबल बन गया, मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर। अब इसी पर आप एक और टेबल लिखिए। इस टेबल में अब जो हम बात करेंगे वह करेंगे मोललिटी की। मोललिटी स्मॉल m, ये होता है मोलल सॉल्यूशन, सेमी मोलल सॉल्यूशन, डेसीमोलल सॉल्यूशन, सेंटीमोलल सॉल्यूशन, मिलीमोलल सॉल्यूशन। और ये सब कैपिटल M कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? स्मॉल m में। ये आपका तीसरा टेबल बन रहा है और इसको आप याद रखिएगा। ये वाला जो सबसे पहला टर्म है ना इसमें, ये वाला, इसका काफी ज्यादा यूज होगा। हम बार बार बोलेंगे कि सॉल्यूशन मोलल है, विलियन मोलल है, तो आपको वहां तुरंत समझ जाना पड़ेगा कि यह एक ऐसे विलियन की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ जिसका मोललता 1 है। हालांकि ये सब बात आपको जरूरत पड़ेगा इस सब का, तो इस सब को आप एकदम रट के रखिएगा। इस सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन इस सब में होगा तो फिर पढ़ नहीं पाइएगा सॉल्यूशन चैप्टर। एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो इसको आप उतार लीजिए, इसको उतारिए। बेसिक सॉल्यूशन समाप्त हुआ, सॉल्यूशन का जो बेसिक क्लास था वो समाप्त हो गया। अब आप मुख्य रूप से विलियन पढ़ेंगे और उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस क्लास को पूरा कर लीजिए और पिछला जो 5-6 लेक्चर हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर में, इस सभी लेक्चर को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यही सब बात भाषा बनेगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ही नहीं बल्कि पूरे केमिस्ट्री का। और यदि आपको ये सब बात नहीं पता है या फिर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप यकीन मानिए सॉल्यूशन तो छोड़िए, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये सब बात को बढ़िया से पूरा पढ़ लीजिए। यदि कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपकी समस्या को देखेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि हम दूर करें। कोई क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बन पा रहा है तो वो भी डालिए, हम यहाँ बोर्ड पर उसको सॉल्व करके अगला वीडियो में 1-2 वीडियो लेक्चर तो सिर्फ प्रॉब्लम का हम दे देंगे यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं तब। दूसरी बात है कि यदि आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, तो क्वेश्चन का एक सेट है जो क्लास में हम लोग देते भी हैं, तो उसको हम दे देंगे यहाँ। यदि आपको ज़रूरत पड़े इसका, यदि क्वेश्चन आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल का एक सेट मिले जिसको आप आराम से बनाओ, तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ ना डालिए। जिस तरह का रेस्पॉन्स मिलेगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उस तरह का काम हम करेंगे। रेस्पॉन्स यदि अच्छा रहा कि नहीं चाहिए तो उसका व्यवस्था आपको कर दिया जाएगा मोबाइल से ही, मतलब वीडियो लेक्चर के थ्रू ही। और यदि आपको लगता है कि वो चीज़ सही नहीं है तो नहीं है सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।